Okay. So now see, this is next point, escalation clause. In this contractor, in this case, a contractor is required to get into agreement to increase the contract price if there is increase in elements of cost. मतलब एक beyond एक percentage से ऊपर अगर आपका cost बढ़ जाता है ना, तो आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है जिस जो स्पेशली किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज करने के लिए. उसे कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज. बियॉन्ड अ परसेंटेज ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय आपका जो प्राइस था उससे अगर अभी आपको बढ़ाना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपके जो कॉस्ट हैं वो भी बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जो क्लॉज होता है जिसे कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज. नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? जब काम खत्म नहीं हुआ अभी तक, बट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया. तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो आप कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनाते हो ये चेक करने के लिए कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हुआ और आगे चल के कितना प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है. तो आप है ना पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर समझो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल तक. तो फर्स्ट ईयर में कितना काम खत्म हुआ और उसमें से कितना सर्टिफाई हुआ, कितने खर्चे हुए, कितना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी ने पे किया. ठीक है. ये सब मिलाकर आप इनकम एक्सपेंसेस को माइनस करके आप निकालते हो प्रॉफिट. लेकिन वो नेट प्रॉफिट तो नहीं होता. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब तक खत्म तो नहीं हुआ, तो वो हम रियल प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते ना. तो नोशनल मतलब नॉट रियल. समथिंग विच इज नॉट रियल इज नोन एज नोशनल. सो नोशनल प्रॉफिट मतलब अभी तक जो अंदाजे से हमने कैलकुलेट करा हुआ है, दैट प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट. आया समझ में? नोशनल प्रॉफिट इज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. मतलब कितना खर्चा हो चुका है और कितना काम फिनिश होकर सर्टिफाई हो चुका है. सो इट इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. डेफिनेटली प्रॉफिट है तो डेबिट साइड ही बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, टू नोशनल प्रॉफिट. और अगर लॉस होगा तो बाय नोशनल लॉस, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा. ठीक है. ये कुछ फीचर्स दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, आप रीड कर लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा. अब क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोफॉर्मा, दैट इज फॉर्मेट. अब कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं? सिंपल लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये क्रेडिट साइड होता है आपका, ये डेबिट साइड होता है. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट. अब क्या करते हो आप? सारे खर्चे, जैसे हम नहीं पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं? हम सारे खर्चे डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड, वैसे. अभी देखो ध्यान से. टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल डेबिट साइड दिखाएंगे. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर्स. मतलब किसी स्टोर से आपको ट्रांसफर आया, आपके गोडाउन में आया, आपके साइट पे आया, कंस्ट्रक्शन की साइट पे. टू ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट. अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है. अब किसी और कॉन्ट्रैक्ट में से भी आ सकता है आपका. समझो एग्जाम्पल ले लो, आपने 4 बिल्डिंग्स थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिया था. अब जो फर्स्ट बिल्डिंग है वहां पे वो आधा काम हो चुका है. एक पर्टिकुलर मशीन है जो सीमेंट बनाने का काम करती है, वो मशीन की वहां पे आपको जरूरत नहीं है, तो वो मशीन आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल कर ये कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आओगे जहाँ पे अभी आपको सीमेंट बनाने का काम है. ठीक है. समझ आ रहा है आपको? तो इन शॉर्ट मतलब वो मशीन्स जो जो वहाँ पर यूज नहीं हो रही है उन्होंने उनको हमने यहाँ ला दिया. मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा मटेरियल ऐसा था जो बच गया. सीमेंट बोलो, स्टील बोलो, कांच बोलो, जो भी कुछ लगता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो जो मटेरियल बच गया था वो मैं दूसरी कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आई, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आई. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ए. समझो कॉन्ट्रैक्ट बी का मटेरियल बहुत ऐसे ही पड़ा है, काम हो चुका है और साइड में ऐसे ही पड़ा है, अब यूज नहीं आएगा. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर मटेरियल? यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट ए. वेस्ट थोड़ी ना करेंगे उससे. ठीक है. तो टू ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया. सो वट एवर कम्स इन यू हैव टू शो ऑन द डेबिट साइड, एंड वट एवर मटेरियल गोज आउट, रिटर्न टू स्टोर्स, बाय मटेरियल रिटर्न्स,
material cost or destroyed by fire. So material sold, ये आपके हाथ से चले गए. So you have to show it on the credit side. Buy closing stock of material, opening debit में, closing credit में. ये तो हम पहले ही जानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमने सीखा है. बनाते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे, तब हम डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड की स्पेलिंग मिस्टेक है, सो आप ध्यान देना, DES होता है वो. और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मटेरियल सोल्ड, ये सब हम कहाँ दिखाते थे? क्रेडिट साइड. तो अभी भी क्रेडिट साइड ही दिखाना है, ठीक है. यहाँ पे देखो, ट्रांसफर फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया, फ्रॉम. और यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, टू, फ्रॉम टू. वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो हम आए. वी आर गोइंग टू गोवा. समझ में आ रहा है? तो इट्स लाइक आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी डेबिट में दिया नहीं रहेगा, आपको खुद को समझना है. फ्रॉम एंड टू से, फ्रॉम मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से आया, और मटेरियल ट्रांसफर टू. देखो क्लियरली तो सेंटेंस से पता लग ही रहा है कि ये क्या हो रहा है. मटेरियल ट्रांसफर टू, मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, कहाँ? अनदर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है. दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को मैंने मटेरियल दे दिया, सो मेरे हाथ से गया, सो इट हैज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, वो तो समझ ही आ जाएगा. मतलब थोड़ा अपना सिर्फ बेस क्लियर रखो कि ग्रामेटिकल कि कैसे हम लोग को इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है. अभी जैसे मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोर्स एंड मटेरियल ट्रांसफर्ड टू स्टोर्स, दोनों दिए जाएंगे, तो बच्चों को डाउट आ जाता है. बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे करना है, किसको किधर डालना है, समझ ही नहीं आ रहा. सो इट्स लाइक थोड़ा आपको ग्रामेटिकल बेस क्लियर रखना पड़ेगा. सो इट इज ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर्स मीन स्टोर से आया, एंड ट्रांसफर टू स्टोर्स मीन स्टोर में गया, ठीक है. तो you have to check whether it is what to say, material has entered into the contract, so debit side, whether it has gone from the contract, so you need to show it on the credit side, ठीक है. अब अगर सारे क्रेडिट्स को सारे डेबिट्स के साथ माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. अब अगर क्रेडिट साइड हैवी, मतलब इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट आएगा. उसे कहते हैं टू नोशनल प्रॉफिट. ये टू ऊपर चला गया इनका, ये नीचे है. टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है. ये नोशनल प्रॉफिट आ गया. और अगर डेबिट साइड हैवी है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सॉरी उल्टा बोल दिया, डेबिट साइड हैवी है और क्रेडिट साइड कम है, तो आप क्या करोगे? लिखोगे बाय नोशनल लॉस कैरिड डाउन, मतलब आपका लॉस आएगा ना, क्योंकि डेबिट मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है डेबिट साइड में. आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक सब क्लियर? यस मैम. पर यहाँ पे फिनिश नहीं होता फॉर्मेट. अब क्या करना है? देखो ये कास्टिंग फिगर्स हैं, टोटल मतलब कास्टिंग फिगर्स. कास्टिंग फिगर्स ना आपको बताती है कौन सा साइड हैवी है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है. अब ये आपको बताएगा कौन सा साइड हैवी है. क्रेडिट साइड हैवी है तो आपका नोशनल प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड हैवी है तो आपका नोशनल लॉस कैरिड डाउन आएगा. लेकिन उसके बाद क्या? अब ध्यान से सुनो, दिस नोशनल प्रॉफिट, बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल प्रॉफिट. ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश थोड़ी हुआ है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर फिनिश हुआ है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू. कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, or you can say another instance is the contracts first year is over, second year is over, third year is over. So that means a particular contract is running for more than 1 year, and that is known as running contract. Let me tell you that type of contract is known as running contract, which goes on for years and years, like more than 1 year. But financial year has come to an end, no? So when the financial year comes to an end, you need to make your records. You need to show your records. You need to make ledger accounts. You need to prepare your accounts so that you understand in a year how much was the loss and how much was the profit. But the problem is contract is not over yet. You cannot say this is my real profit out of the contract. So what profit will be treated as? This will be treated as notional profit. Now, since it is notional profit,
देर आर टू पॉकेट्स ऑफ नोशनल प्रॉफिट. सी देर आर टू पॉकेट्स. अब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप है ना दो बना देते हो अपने सेक्शंस कि ये पॉकेट मनी में, और इसमें से कुछ कुछ मैंने सपोज एग्जांपल ले लो, आपको 2000 पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है. तो 2000 में से आपने दो सेक्शंस बना दिए अपने अपने लॉकर में. आपने कह दिया ये 1500 रुपीज है जो हर महीने मैंने खर्चा करना है, और 500 रुपीज है जो मैंने ये सेव करना है आगे के लिए. ठीक है. मे बी 10 महीने बाद आपको मोबाइल फ़ोन खरीदनी हो, मे बी 2 मंथ्स के बाद आपको एक पिकनिक पे जाना हो, फ्रेंड्स के साथ होटल जाना हो, डिनर करना हो. सो यू कैन नॉट आस्क पापा योर पापा और योर मम्मा फॉर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, नो. सो व्हाट यू विल डू इज, आप दोनों दो पॉकेट्स बना दोगे ना अपने पॉकेट मनी के लिए, उसमें से उसी पॉकेट मनी में से दो सेक्शंस कर दोगे ना. ठीक है. तो सेम वे ऐसा ही होता है. सेम वे कंपनी क्या करती है, नोशनल प्रॉफिट में से दो, नोशनल प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, थोड़ा थोड़ा निकालती है रिजर्व्स के नाम पे. अब रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा रिजर्व का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है, और कॉमर्स बैकग्राउंड की हो आपको तो पता होना चाहिए रिजर्व्स का मतलब क्या होता है. रिजर्व्स मतलब to keep some amount of money as security रिजर्व करके रखना. वेरी गुड, वेरी गुड. टू कीप सम अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व फॉर फ्यूचर. मतलब कुछ कॉन्टीजेंसी हो सकता है आ जाए कंपनी में कुछ ऐसा खर्चा आ जाए जो मुझे सडनली पे करना पड़े, तो फिर मैं क्या करूंगी, कुछ भी कैश नहीं है मेरे पास, तो ऐसा तो नहीं चलेगा काम. तो मैंने क्या कर दिया, जो नोशनल प्रॉफिट था उसमें से एक पॉकेट बना दिया, जो मैं जिसमें से आगे अगर नीड पड़ी तो मैं खर्चा करूंगी. रिजर्व कर दिया. जैसे 500 रुपीज आपने एक्स्ट्रा साइड कर दिया ना कि फ्यूचर में मुझे पिकनिक जाना पड़े, फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाना हो तो मैं क्या करूंगी. ठीक है. तो आपने रिजर्व कर दिया. ठीक है. तो कंपनी भी ऐसे ही रिजर्व करके रखती है, और बाकी का आपने अपने अपने खर्चे के लिए ले लिया, अपना खुद का, अपने खुद के खर्चों के लिए ले लिया. इट इज योर ओन. अब आप बिंदास 1500 रुपए का खर्चा करो, खाओ पियो मजे करो, है ना. तो ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट कंपनी के लिए भी तो ये वही है. ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, पीएनएल अकाउंट. पीएनएल अकाउंट मतलब अपने जेब में डाल देती है वो कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट. कंपनी को खुद का भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना. सारा का सारा रिजर्व कर देगी, कंपनी के लिए रिजर्व कर देगी, तो फिर मेरे पॉकेट में क्या आया. आई बात समझ में. तो ये कंपनी का प्रॉफिट होता है और ये कंपनी के रिजर्व्स होते हैं. ठीक है. आया समझ में. अब पता कैसे चले मैम, ये तो नोशनल प्रॉफिट है. आपने तो बता दिया पॉकेट मनी मिल रही है तो 1500 रुपए का मैंने पूरे महीने भर में खर्चा करना है, और 500 रुपए रिजर्व करना है. ये तो आपने बता दिया 500 और 1500. ये बाइफर्केशन तो आपने बताया. तो हर सम में ऐसे ही करना है, 500 और 1500 के रेशियो में करना है? नहीं. नहीं. तो कैसे करना है फिर, क्या करेंगे हम. इसके ना 4 स्टेप्स होते हैं. इस सॉरी सॉरी आई हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड. स्टेप्स नहीं होते हैं ये ना, व्हाट टू से, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट. ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स, केसेस यू कैन सी. अब ना इसके 4 केसेस होते हैं. ईदर ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल. प्लीज नोट ईदर ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल मतलब इसमें से कोई भी एक अप्लाई होगा. एक. अब लिसन वेरी केयरफुली ना. अब ऐसे ध्यान से सुनो. हाँ. अब यहाँ पे ना हेडिंग ही बता देती है आपको. हेडिंग जो लिखी हुई है ना, ये देखो, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. अब स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने जो ये 4 केसेस सिखाए थे वो तो समझ आ गया, और जो समझो हमको सेकंड केस लगाना, चलो ये वाला लगाना. तो लगा तो देते हैं बच्चे, पर यही नहीं समझता कि जो सेकंड केस में से आंसर आया वो डालना किधर है, रिजर्व्स में डालना है कि पीएनएल में डालना है. यहाँ पे अटक जाते हैं वो. मतलब इतनी बड़ी चीज समझ गए और इतनी छोटी चीज नहीं समझ में आती कि जो फॉर्मूला से आंसर आया वो डालना किधर है दोनों में से. तो आप है ना ये हेडिंग याद रखेंगे. हेडिंग क्या है, पढ़ो, रीड आउट विथ मी. व्हाट इज दिस हेडिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब पीएनएल.
मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पीएनएल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। प्लीज नोट, अगर आपको सुन के नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लिखते जाओ ये पॉइंट्स, सब कुछ लिखा ही हुआ है पीडीएफ कॉपी में, बट स्टिल अगर आप छोटे छोटे अपने नोट्स पॉइंटर्स बना के जाओगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि इतना बड़ा पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं किसी सम पे अटक गई हूँ और उसके लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट की ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, रिजर्व में जाएगा। अब इसके लिए मुझे पूरा पीडीएफ में ढूंढना पड़ता है, मैम ने पता नहीं कौन से पेज पे पढ़ा था, पता नहीं कहाँ था वो। यू नीड टू सर्च एवरी डैम पेज, right, every single page, so you become more like, like frustration हो जाती है, so that shouldn't happen, no। इसके लिए आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, पॉइंटर्स बनाते जाओ, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चैप्टर इजी है, बट है ना, एक वो चीज होती है ना कि जब तक हमने 2-3 सम्स नहीं करके देखे ना तब तक हमको लगता है कि ओ गॉड इसमें कितनी सारी चीजें हैं, बट जैसे ही आप 2-3 सम्स कर लोगे ना वो पिच आपका आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा आपका इस चैप्टर को लेके। सो जस्ट डोंट वरी, यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचो कितनी सारी चीजें हैं, मैम तो कब से पढ़ाई जा रही हैं और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी नहीं शुरू हुए। सो इट्स लाइक थोड़ा लेंदी है, बट स्टिल डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड। अब आपको क्या ध्यान देना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, फिर तो कभी खत्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। सो यू नीड टू पे अटेंशन वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ओके। सो अब 4 केसेस हैं। 4 केसेस किस लिए लगाए जाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने, प्रॉफिट मतलब पीएनएल। तो बाकी मैम फिर रिजर्व कैसे पता लगेगा, उसके लिए दूसरी फॉर्मूला है, नहीं। समझो नोशनल प्रॉफिट है आपका 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज, उसमें से आपने 4 केसेस पहले तो आपने सोच लिया, पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि 4 केसेस में से कौन सा लगेगा, पहले तो आपको पहचानना है। मैं बताऊंगी, बहुत अच्छी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो 4 ट्रिक्स में से, ओ सॉरी, उस ट्रिक में से आपने लगा दिया कि कौन से इसमें से केसेस लगेंगे। अब सपोज आपका सेकंड केस लग रहा है या थर्ड केस लग रहा है, फोर्थ केस लग रहा है, फर्स्ट केस लग रहा है, कोई भी एक केस पकड़ लो, थर्ड, थर्ड में से जो आंसर आया ना वो 20,000 आया। ये फॉर्मूला है, हाँ ये वाली, ये फॉर्मूला है, ओके, यहाँ तक, ये वर्क सर्टिफाइड तक ये फॉर्मूला हो गई। अब जो फॉर्मूला से आंसर आया ना वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, टेल मी क्विकली, कहाँ जाएगा, PNL PNL account. तो नोशनल प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज, पीएनएल 20,000 रुपीज। तो अब आप मुझे बता सकते हैं रिजर्व्स में कितना जाएगा, 80,000 वेरी रुपीज। गुड। तो वही तो लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट पढ़ो, ब्रैकेट सबके ब्रैकेट में पढ़ो, बैलेंस टू बी टेकन टू रिजर्व्स, ठीक है, बैलेंस टू बी टेकन टू रिजर्व्स। मतलब रिजर्व्स के लिए कोई दूसरी फॉर्मूला नहीं है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि दो ही चीजें है ना, 2 + 2 4, तो 4 में से 2 एक मिल गया तो बाकी का 2 तो मिल ही जाएगा ना, 4 - 2 करके। सो सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं अपना फुल ट्राई कर रही हूँ 100%। प्लीज सी इफ यू हैव एनी डाउट राइट नाउ, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू आस्क योर डाउट्स, बिकॉज इसके बाद तो फिर बिल्कुल नहीं समझेगा, अब नहीं समझा ना तो ये 4 केसेस तो बिल्कुल बाउंस जाने वाले हैं तुम्हारे। सो यहाँ तक कुछ भी है जो नहीं समझा है, एनीथिंग विच यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, कम ऑन, यू नीड टू गिव मी आंसर। No, ma'am, समझा समझा. मैम सब। नो मैम समझा। ओके ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 केसेस होते हैं। पहला केस होता है, मैं बताऊंगी कैसे पहचानने हैं 4 केसेस, वो बाद में बताऊंगी, बाद में, पर पहले लगाने हैं 4 केसेस, समझने हैं 4 केसेस, ठीक है। कौन से केसेस होते हैं, सबसे पहला नंबर 1, द फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज नोशनल प्रॉफिट। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मूला तब लगेंगी जब नोशनल प्रॉफिट होगा, नोशनल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या मतलब मैं क्या करूँ जो मुझे पता लगे कि क्या करना है, मतलब कैसे फॉर्मूला, कौन सी वाली केस लगानी है। पहला पहला वो बोलता है अगर लेस देन 25% आया, क्या क्या, वर्क सर्टिफाइड। मैम वर्क सर्टिफाइड 25% तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, हाँ निकालना पड़ेगा।
दिया हुआ नहीं रहेगा। कितना कुछ करना है ना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जब सम करोगे ना प्रैक्टिकली तब आपको लगेगा अरे ये तो चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह इजी है, सिर्फ लेंदी है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, समझो आपका वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज आया लेस देन 25%, प्लीज नोट, लेस देन 25%। अभी वर्क सर्टिफाइड, आपने जो काम खत्म किया था उसको आपके कस्टमर ने बोला ओ माय गॉड ये तो बहुत सारा काम, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, और सिर्फ लेस देन 25%, मतलब समझो 23% काम मुझे अच्छा लगा, 23% ही सिर्फ अच्छा लगा, इतना कम, बाप रे। अभी नोशनल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है, फिर अभी क्या करूं, कंपनी सोच रही है, कंपनी सोच रही है नोशनल प्रॉफिट जो निकाला है अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे सिर्फ 23% का काम मेरे कस्टमर को अच्छा लगा है। लॉजिक, हाँ सोचो लॉजिक, मैं आपको ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक से सोचना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कंपनी क्या सोच रही है, अरे बाप रे सिर्फ कस्टमर को 23% काम अच्छा लगा है ना, पूरे साल भर का, तो मैंने जो नोशनल प्रॉफिट निकाला है अगर मैं उसमें से भी अपने जेब में, पहले ही सिर्फ 23% काम अच्छा लगा है, बाकी का पूरा फिर से मुझे करना पड़ेगा, बाकी का पूरा फिर से करना पड़ेगा, मतलब फिर से खर्चा, मतलब नोशनल प्रॉफिट को मैं अपने जेब में तो डाल ही नहीं सकती ना। अंडरस्टूड है, आपके पापा ने पॉकेट मनी दी सिर्फ 200 रुपीज है, अब उसमें से क्या आप सेव करोगे कल के लिए, सॉरी अपने पॉकेट में क्या डालोगे आप, है ना, तो आप सोचोगे ना ये तो पूरा ही मुझे कल के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खर्चा जो करना है कल मुझे वापस खर्चा करना है, क्यों, कंपनी क्या कर रही है, रिजर्व, पूरा का पूरा द एंटायर बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रिजर्व्स। अब मैं क्या खर्चा करूं एक्स्ट्रा, पापा ने ऑलरेडी कम दिया है तो ये तो मुझे कल के लिए संभाल के रखना पड़ेगा। अब मैं एक्स्ट्रा खर्चे आज क्या करूं, अपने पॉकेट में कैसे डालूं, तो पॉकेट में नहीं डालकर आप पूरा रिजर्व करते हो कल के लिए, क्योंकि अगर इतना छोटा अमाउंट भी प्रॉफिट अपने जेब में डाल दिया तो कंपनी के लिए बचेगा क्या कल के लिए, खर्चा कैसे करोगे, रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे, लेबर इसको कैसे पे करोगे, तो कल पेमेंट करने के लिए तो रिजर्व तो करना पड़ेगा। तो जो छोटा सा अमाउंट है 25% से भी कम आपका काम वर्क सर्टिफाइड हुआ, मतलब सोचना क्या है, वर्क सर्टिफाइड इतना कम हुआ है तो मतलब वापस मुझे पूरा काम फिर से करना पड़ेगा, मेजॉरिटी वाला काम फिर से करना पड़ेगा, मतलब फिर से खर्चा, मतलब जितना भी मेरा नोशनल प्रॉफिट है साल भर का वो पूरा का पूरा मुझे रिजर्व करना पड़ेगा, कल के लिए रखना पड़ेगा, मैं अपने पॉकेट में लेकर जा नहीं सकती घर। कॉन्ट्रैक्टर अपने पॉकेट में प्रॉफिट लेकर चला नहीं जाएगा घर पे, नहीं, वो क्या करेगा अपने बिजनेस में छोड़ के जाएगा पैसे, क्योंकि उसको वापस कल रोटेट करने हैं ना, वही पैसे लगाने हैं ना बिजनेस में। लॉजिक क्लियर हुआ, कम ऑन टेल मी क्विकली। Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट, वर्क कॉस्ट इज ग्रेटर देन, वर्क सर्टिफाइड होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सॉरी, वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन or equals to 25% but less than 50%, please note it is greater than और होना चाहिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल थोड़ा उन्होंने वो किया है, वर्क सर्टिफाइड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25%, यहाँ पे क्या था लेस देन 25%, यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू 25%, या तो 25 या तो 25 से ज्यादा बट 50% से कम। अगर वर्क सर्टिफाइड आपका 25% से लेकर 49% तक आते हैं, 49, 25 से लेकर 49, तो क्या करेंगे हम, तो लगाएंगे फॉर्मूला। क्यों लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि कुछ पोर्शन में अपने जेब में लेकर जाऊंगी और कुछ पोर्शन में कल के लिए रखूंगी, तो कितना पोर्शन, वो पोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लगानी है, फॉर्मूला लिखी हुई है मैंने, हाईलाइट करी हुई है, 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा इनटू कैश रिसीव, जितनी मुझे कैश मिली थी,
क्यों? कैश हमेशा कैसे मिलती है वर्क सर? रिटेंशन मनी याद करो, रिटेंशन मनी किसके हिसाब से छोड़ी जाती है अपनी जेब में, आपको पेमेंट नहीं किया जाता है ना जो पार्ट, उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। तो जो पार्ट पे हो चुका उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। तो रिटेंशन मनी किससे जुड़ा हुआ था? वर्क सर्टिफाइड से जुड़ा हुआ था ना, कि इतना मेरा वर्क सर्टिफाइड है तो 30% अगर वर्क सर्टिफाइड है तो 30% पे हो गया तो 70% रिटेंशन मनी है। तो पे कितना हुआ? कैश रिसीव कितना हुआ आपको? वर्क सर्टिफाइड के प्रपोर्शन पे रिसीव हुआ, तो कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्योंकि ये जो कैश मिली है ना आपको, वो वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे मिली है। बेस, जो बेस होता है ना वो डिनोमिनेटर में होता है। मतलब वर्क सर्टिफाइड अगर 30% है तो कैश रिसीव्ड आपका कितना अमाउंट होगा? 40 लैक्स, 30 लैक्स, 90 लैक्स, 80 लैक्स, ऐसा। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड पे डिसाइड किया ना 30%, इसीलिए कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये आपकी फॉर्मूला हो गई। ये फॉर्मूला लगाकर आप आंसर निकालोगे प्रॉफिट का। प्लीज नोट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मतलब ये फॉर्मूला प्रॉफिट की है, मतलब अपने जेब में कितना लेकर जाओगे? 1/3 जितना पार्ट। किसका 1/3? नोशनल प्रॉफिट का। नोशनल प्रॉफिट को आप रेशियो में ले रहे हो, किसके रेशियो में? जितना आपको कैश मिला, और कैश किस हिसाब से मिला? वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से। ये बन गई पूरी फॉर्मूला, ये बन गई पूरी फॉर्मूला। इससे निकल गया प्रॉफिट। अपने जेब में कितना लेकर जाओगे आप? ये वाला अमाउंट समझो 20,000, तो बाकी का बचा हुआ बैलेंस विल बी टेकन टू रिजर्व्स। कुछ कुछ अपना प्रॉफिट आप अपना साइड करते जाते हो। 1 लाख नोशनल प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20,000 आप अपनी जेब में लेके चले गए और 80,000 आपने कंपनी के लिए छोड़ दिया कल के लिए। तो धीरे धीरे आप अपना प्रॉफिट डिसाइड करते जा रहे हो। समझो आपको पूरा प्राइस मिलना चाहिए, सॉरी मतलब समझो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, 3 साल में आपको 60,000 कमाना है, तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आपने 20,000 साइड कर दिया, तो बाकी 40,000 का प्रॉफिट बचता है जो आपको 2 साल में साइड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो, अभी 1/3 वाली फॉर्मूला तो समझ गए हम कब लगानी है। कब लगानी है? जब 25 से 49% के बीच में आता है। किसका परसेंटेज? वर्क सर्टिफाइड। अब अगर वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100 हुआ तो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 50% बट लेस देन 100। मतलब यहाँ पे बोलने की वो ट्राई कर रहा है 50 बट टू 99, 50 टू 99। वर्क सर्टिफाइड अगर 50 टू 99% के बीच में आया तो फॉर्मूला क्या लगानी है? पूरी फॉर्मूला सेम। ये देखो, ये मैंने जिसको हाईलाइट किया ना, ये पूरा सेम, सब कुछ सेम, खाली 1/3 की जगह पे 2/3 हो जाएगा। ओनली 1/3 इज चेंज्ड टू 2/3। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अच्छा मैम, इसका लॉजिक क्या है? 1/3 एक कम वाला पोर्शन हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपनी जेब में लिया और यहाँ पे 2/3 बड़ा वाला पोर्शन हम अपने अपने जेब में लेके जा रहे हैं। क्यों मैम? लॉजिक क्या है? लॉजिक बस कुछ नहीं है, लॉजिक है कि वर्क सर्टिफाइड है ना, लॉजिक तो बस इतना ही है। यहाँ पे ना ज्यादा थोड़ा सा काम वर्क सर्टिफाइड हुआ है, मतलब मुझे और ज्यादा काम करना बाकी है, तो रिजर्व ज्यादा। यहाँ पे मोर देन 50% काम सर्टिफाई हो चुका है। मोर देन 50% काम सर्टिफाई हो गया, तो मुझे अभी थोड़ा सा ही काम पेंडिंग है, तो मुझे बिजनेस के लिए कल के लिए रिजर्व भी थोड़े लगेंगे, तो बाकी का मैं अपने ज्यादा पॉकेट में लेकर जाऊंगी ना। जो मैं अपने पॉकेट में लेकर जाऊंगी उसका प्रपोर्शन अमाउंट ज्यादा होगा। यस और नो? यस। हो गया लॉजिक फिनिश, यही तो लॉजिक है। चलो अभी, अब लास्ट फोर्थ केस। अब फोर्थ केस क्या बोलता है? व्हेन वर्क कॉस्ट इज वर्क सर्टिफाइड इज 100%। अब 100% हो गया मतलब क्या? ये तो बहुत लॉजिक है इसके पीछे, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगी इसकी, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगी, पूरा का पूरा आपके जेब में जाएगा। क्यों? क्यों जेब में जाएगा? रिजर्व्स में क्यों नहीं जाएगा? द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नो फॉर्मूला इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर दिस। कोई फॉर्मूला नहीं है ये 1/3 2/3 जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे थे। क्यों?
क्योंकि 100% काम फिनिश भी हो गया, सर्टिफाई भी हो गया, अभी टाटा बाय बाय, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेगा बस अब मैं घर में रहने आ जाऊँ, आपने घर बना लिया तो बोलेगा घर पे रहने तो आ जाओ, मेरा प्राइस तो पे कर लो, जितना आपने पे नहीं किया रिटेंशन मनी तो पे कर लो, जितना पेंडिंग अमाउंट है वो तो पे कर लो। तो जो पे कर लिया उसमें से आपने खर्चे साइड कर लिए तो एंटायर अमाउंट आपका प्रॉफिट ही तो होगा। और क्या होगा फिर कल के लिए क्या रिजर्व करोगे, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। जब 100% काम फिनिश हो गया, सर्टिफाई हो गया, तो अब क्या रिजर्व करोगे आप? नहीं समझा, फिर से बताओ। नहीं समझा मैम, मैम। समझा। हाँ बात ही खत्म। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होगा तो रिजर्व नहीं हाँ रखना पड़ेगा। हाँ, बस इतनी सी बात है, लॉजिक इतना ही है। जितना सिंपल लॉजिक्स को क्लियर करोगे ना उतना सिंपल आपको लगेगा चैप्टर है। तो 2/3 सॉरी, जब पूरा का पूरा फर्स्ट केस में था पूरा का पूरा रिजर्व्स, लास्ट केस में था पूरा का पूरा प्रॉफिट। तो रिजर्व्स में कब डालना है, जब लगेगा ओ माय गॉड कस्टमर ने तो कह दिया कि 23% काम सिर्फ मुझे अच्छा लगा, तो बाकी का तो पूरा मुझे फिर से करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा तो खर्चा ज्यादा, मतलब कल के लिए तो मुझे रिजर्व करना पड़ेगा, पॉकेट में तो मैं लेकर जा नहीं सकती। कल का काम कैसे चलेगा, लेबरर्स को पेमेंट कैसे करूंगी मैं, रॉ मटेरियल कैसे खरीद के आऊंगी, काम फिर से करना है तो तोड़ फोड़ करके फिर से रॉ मटेरियल सीमेंट जो भी लगता है जो कुछ भी चाहिए मुझे वो तो फिर से लगेगा, फिर से खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25% से कम हो तो रिजर्व में डालना है, 25 to 49 हो तो 1/3 वाली फॉर्मूला लगानी है, 1/3 वाली फॉर्मूला। और अगर 50% से 49 सॉरी 99% तक हो वर्क सर्टिफाइड तो 2/3 वाली फॉर्मूला लगानी है। और अगर 100% वर्क सर्टिफाइड हो गया मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, पूरा का पूरा आप जेब में लेके चले जाओ, आपका हो गया पूरा का पूरा 60,000 प्रॉफिट। अब हम बार बार कह रहे थे, बार बार वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25%, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25 बट लेस देन 50, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50 बट लेस देन 100, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू 100। मोर देन 100 नहीं होता कभी। आप एक ही घर बना रहे हो तो एक घर की जितनी एरिया वो सारी की सारी बन गई तो वो 100% होता है ना। सो इट इज नॉट इक्वल्स टू और मोर देन ग्रेटर देन 100, इट इज जस्ट इक्वल्स टू 100 में तो सारा काम फिनिश हो गया। ओके वो लास्ट ईयर मुझे याद आ गया, बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पे तो ठीक है चलो एनीवेज। तो अब फॉर्मूला इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं वर्क सर्टिफाइड का इतना परसेंटेज आना चाहिए, अगर इतना आया तो ये लगाना है। तो वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज कैसे निकालूं यही नहीं पता लग रहा। अब कैसे निकालेंगे, बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने की फॉर्मूला होती है ये वाली फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है देखो, ये एक साथ हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला है इसकी, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू 100। कैश रिसीव्ड कितनी कैश आपको मिली है डिवाइडेड बाय कितना काम सर्टिफाई हुआ है इनटू 100, मतलब अमाउंट लेना पड़ेगा, अमाउंट कैश रिसीव का अमाउंट 80,000, वर्क सर्टिफाइड 20 lakhs इनटू 100, तो 80,000 या 8 lakhs डिवाइड बाय 20 lakhs इनटू 100, तो आपको पता लग जाएगा परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अगर 73 है, चलो कम ऑन जल्दी आंसर दो, परसेंटेज अगर 73% है तो क्या करूं, कौन से फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस? थर्ड मैम। वेरी थर्ड गुड। केस में तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 2:3 वाली। टू वेरी गुड। 2/3 वाली मैम। नहीं 2:3 नहीं बच्चा, हलीमा 2/3 बोलते हैं इसको, 2/3। 2:3 हाँ नहीं, हाँ 2:3 मतलब 2/5 हो गया वो, आपने हाँ, वो समझा, आपने रेशियो। मीनिंग चेंज कर दिया। हाँ ये अगर आप बोलना चाहते हो इस टू में तो 2:1, पर हम यहाँ पे 2:1 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 का मुझे निकालना ही नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा खुद ही, मुझे निकालना है 2 का पार्ट, तो 1 यस एंड मैम। 2 होता है 3, तो 2/3 बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चा, चलो एनीवेज, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड की फॉर्मूला होती है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू 100, इससे मिल जाएगा मुझे परसेंटेज। अब समझो अगर परसेंटेज आई 21% तो कौन सा केस लगेगा और कितना प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, रिजर्व में जाएगा, क्या करना है?
मैम फर्स्ट वाली फॉर्मूला Case वेरी one. गुड, फर्स्ट केस। First one. फर्स्ट केस मतलब पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा। वेरी गुड। और रिजर्व में 100, जाएगा मैम। वेरी गुड। और अगर कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इंटू 100 लगाकर अगर मुझे 100% आया, कैश रिसीव 20 lakhs, वर्क सर्टिफाइड 20 lakhs इंटू 100, तो 20 lakhs कैंसिल, 100 आएगा आंसर। अगर 100% आया तो क्या करने का? Case number 4. Entire will फोर be taken as Fourth. वेरी profit. गुड, Fourth प्रॉफिट। आएगा। वेरी गुड, अमेजिंग, वंडरफुल आंसर। सो